हेलो एवरीवन, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं यशवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एफपी एग्जाम प्रेप पर। आज हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, ये वाला टॉपिक आपको बहुत कम टीचर्स कवर करते हुए मिलेंगे, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन मोस्टली सबसे ज़्यादा ये जो टॉपिक पूछा जाता है वो एग्जाम सीडीएस में पूछा जाता है। तो सीडीएस में इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन कंपलसरीली पूछे जाते हैं। अब देखा जाए तो अगर इसको देखें तो ये है बहुत इजी टॉपिक, लेकिन है बहुत ट्रिकी टॉपिक। इजी होने के साथ ये ट्रिकी बहुत है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच हर किसी को पहचानने नहीं आते हैं जब तक कि उसको उसकी बेसिक नॉलेज ना पता हो। सो बेसिकली सीडीएस के अलावा ये टीचिंग के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, सीटेट में भी पूछे जाते हैं, डीएसएसबी में भी पूछे जाते हैं। सो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, तो इसको जरा ध्यान से देखें और इससे बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है कि किस तरीके से किसी क्वेश्चन की पार्ट ऑफ स्पीच को आप संभाल पाओगे, देख पाओगे, समझ पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर क्वेश्चन के साथ साथ कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है और कौन सी नहीं है। अब 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब इसमें एक अंडरलाइन दिया हुआ है। अब इसमें से मैं आपको हर पार्ट ऑफ स्पीच, ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी है और वो है क्यों, ये भी बताऊंगा, और बाकी 3 क्यों नहीं है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, तो प्लीज मेरे साथ लास्ट तक इस सेशन को आप देखें। चलिए देखिए, पहला है ऑल द पिलग्रिम्स रेस्टेड फॉर अ व्हाइल अंडर द बैनियन ट्री। अब इसमें जो इसने अंडरलाइन कर रखा है वो किसको कर रखा है? अंडर को कर रखा है। ठीक है, अब आपने क्या किया? आपने ऑप्शंस पढ़े, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, वर्ब, इंटरजेक्शन। अब जिस बच्चे को जरा सी भी नॉलेज है पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो वो इसको कर लेगा, लेकिन अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच की जरा भी नॉलेज नहीं है तो फिर आपको सिर्फ यहां पर तुक्का ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कैसे। सबसे पहले इसने ऑप्शन दिया है एडवर्ब। तो अब जो एडवर्ब है ना, आपको ध्यान रखना है, एडवर्ब की कुछ पहचान होती है। एडवर्ब में या तो एलवाई लगा होता है, ठीक है, नहीं तो जरूरी नहीं है कि एलवाई ही लगा हो। ठीक है, सबसे पहली पहचान तो एलवाई होगा। अब एलवाई तो लगा नहीं है, तो एक तो ये बात। अब ये बात जरूरी नहीं है कि हर एडवर्ब में एलवाई लगा हो। आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये जो एडवर्ब्स होते हैं इनका काम इंग्लिश के अंदर क्या करना होता है? किसी वर्ब को डिफाइन करना होता है, या तो किसी एडजेक्टिव को डिफाइन करना होता है, या खुद किसी एडवर्ब को डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो एडवर्ब का काम क्या होता है? बेसिकली 3 काम होते हैं, या तो ये वर्ब को डिफाइन करता है, या एडजेक्टिव को डिफाइन करता है, या किसको डिफाइन करता है? एडवर्ब को डिफाइन करता है। तो अगर ये इन तीनों को डिफाइन कर रहा होता है तो हमेशा ध्यान रखें, इसके अपने अपने डिफरेंट तरीके होते हैं। अगर कोई एडवर्ब वर्ब को डिफाइन कर रहा होता है तो 4 क्वेश्चन अराइज होते हैं, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई। अगर कोई भी वर्ड किस चीज का आंसर है? इन क्वेश्चंस का आंसर है, हाउ का, व्हेन का, वेयर का या व्हाई का, तो समझ लेना वो एडवर्ब है, चाहे उसमें एलवाई लगा हो चाहे उसमें एलवाई ना लगा हो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एडवर्ब होगा और वो वर्ब को डिफाइन कर रहा होगा तो यहां पर उसके ये 4 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अच्छा, अगर कोई भी एडवर्ब एडजेक्टिव को डिफाइन करता है तो हमेशा ध्यान रखें, एडजेक्टिव से पहले ही एडवर्ब मिलेगा आपको, और वो उसकी डिग्री बढ़ाता है। जैसे मैंने बोला वेरी इंटेलिजेंट, अब ये इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, वेरी क्या कर रहा है? इंटेलिजेंट को डिफाइन कर रहा है। तो ये इंटेलिजेंट, हाउ मच इंटेलिजेंट इट इज, ही इज, तो वेरी उसको क्या कर रहा है? उसकी डिग्री बढ़ाने का काम कर रहा है। तो एडवर्ब या तो एडजेक्टिव की डिग्री बढ़ाने का काम करता है। अच्छा, अगर वो किसी एडवर्ब को पास लगता है, तो मान लीजिए ये एडवर्ब है, तो एडवर्ब हमेशा एडवर्ब से पहले आता है। जैसे मैंने बोला टू मच, या मैं बोलूं मच टू। ठीक है, अब टू क्या है? हमारा एडवर्ब है। अब मच इससे पहले लगाए तो ये भी एडवर्ब ही होगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि एडवर्ब यही काम करते हैं, या तो वो किसी एडजेक्टिव को उससे पहले लगकर डिफाइन करते हैं, या किसी एडवर्ब को उससे पहले लगकर डिफाइन करते हैं, या फिर किसी वर्ब को डिफाइन करते हैं किस आंसर के लिए? हाउ, वेयर, व्हाई और व्हेन का आंसर देने के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें, ऑल द पिलग्रिम्स रेस्टेड फॉर अ व्हाइल अंडर द बैनियन ट्री। अब देखें हम, अगर ऑल द पिलग्रिम्स रेस्टेड फॉर अ व्हाइल, तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है, ये पूरा फ्रेज
अभी सिर्फ मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इस पूरे फ्रेज की बात कर रहा हूं। ये हमें किसका आंसर देता है? वेयर का दे रहा है। क्या कह रहा है? ऑल द पिलग्रिम्स रेस्टेड फॉर अ व्हाइल वेयर, तो आंसर मिला अंडर द बैनियन ट्री। लेकिन 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 हमें इस पूरे का आंसर नहीं बताना है, हमें सिर्फ अंडर का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। अब होता क्या है बेटा, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन फ्रेज आ जाए, नाउन फ्रेज, तो हमेशा ध्यान रखेंगे वो दो ही तरीके से काम करती है, दोनों मिलकर। किसका? या तो एडवर्ब का या एडजेक्टिव का। तो ये पूरी फ्रेज तो एडवर्ब है, नो डाउट, लेकिन हमें आंसर देना है सिर्फ अंडर का। अब ध्यान ये रखें कि ये जो है ना बैनियन ट्री, इसमें ट्री हमारा नाउन हो गया, बैनियन क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, जो ट्री को क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है। और ये जो द लगा है, ये द इस बात का श्योरिटी है कि जहां पर भी द लगा होगा वहां पर नाउन एग्जिस्ट करता होगा, जहां पर भी द लगा होगा वहां नाउन एग्जिस्ट करता होगा। तो इट मींस अगर ये द लगा है तो ये रहा नाउन, नाउन से पहले क्या होता है? एडजेक्टिव। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी नाउन को कोई कनेक्ट करता है तो कुछ ही ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे जो उसको कनेक्ट कर सकते हैं। कौन से? या तो कंजंक्शन, नहीं तो दूसरा कौन करता है? प्रेपोजिशन। ये दो ही चीजें जो होती हैं कनेक्टर का काम करती हैं, और दो ही चीजें कनेक्ट कर सकती हैं चीजों को। तो अब या तो ये कंजंक्शन होना चाहिए या फिर ये प्रेपोजिशन होना चाहिए। इधर आ जाओ, कंजंक्शन का हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये क्या है हमारा? प्रेपोजिशन। वर्ब हो नहीं सकता, इंटरजेक्शन ये है नहीं, एडवर्ब मैंने बता दिया ये है नहीं। बात समझ में आ रही है कि जब भी किसी नाउन को कोई वर्ड कनेक्ट करता है दूसरे सेंटेंस से, देखो ऑल द पिलग्रिम्स रेस्टेड फॉर अ व्हाइल द बनियन ट्री, तो इसको और इसको कनेक्ट करने के लिए हमें एक वर्ड की जरूरत पड़ी। अब ये वर्ड या तो कंजंक्शन होगा या फिर ये प्रेपोजिशन होगा। कंजंक्शन होगा तो दो बराबर की चीजों को या दो सेंटेंस को जोड़ेगा। अब ये दोनों बराबर की चीजें तो है नहीं, तो ये क्या है? प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, इसलिए ये प्रेपोजिशन है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, ये बात समझ में आई है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वंडरफुल स्टैच्यू ऑफ द लीडर वेलकम्स ऑल द पीपल टू सिटी। अब वैसे बहुत सिंपल है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आगे के आप अपने आप समझना शुरू हो जाएंगे। देखिए इसने एक ऑप्शन में दिया है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट समझना है हमें। ऑब्जेक्ट इज अ वाइडर टर्म। इंग्लिश में दो टर्म होते हैं, या तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, और ये दोनों ही किसका काम कर रहे होते हैं? नाउन का। अब यहां पर ऑब्जेक्ट तो लिख दिया, लेकिन हमें मालूम है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अगर ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट किस किस के होते हैं इंग्लिश के अंदर? ऑब्जेक्ट सिर्फ इंग्लिश में दो ही चीजों के होते हैं, या तो वर्ब के या फिर प्रेपोजिशन के। अब ना तो इससे पहले वर्ब है, ना ही इससे पहले कोई प्रेपोजिशन है, तो ये ऑब्जेक्ट तो किसी हालत में नहीं हो सकता। हाँ, लीडर को पूछता वो तो ये ऑब्जेक्ट हो सकता था, क्योंकि ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो ये तो पूछ ही नहीं रहा, वो किसको पूछ रहा है? स्टैच्यू को। तो ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है भाई, गलत। फिर दूसरा है एडजेक्टिव। चलिए देख लेते हैं एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का काम क्या होता है बच्चों? बचपन से तुमने पढ़ा है कि जो एडजेक्टिव होता है वो किसको डिफाइन कर रहा होता है? किसी नाउन को डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है? विशेषण होता है ना, तो विशेषण किसको, किसकी विशेषता बता रहा है? किसी नाउन की विशेषता। स्टैच्यू तो खुद ही अपने आप में नाउन है भाई, स्टैच्यू किसी की विशेषता थोड़ी है, स्टैच्यू किसी का डिस्क्रिप्शन थोड़ी है, तो ये तो खुद ही नाउन है, तो एडजेक्टिव भी नहीं हो सकता ये, ठीक है? बात करते हैं नाउन फ्रेज हो सकता है। अगर सिर्फ नाउन लिखा होता तो एक बार कोई आंसर हो सकता है, लेकिन ये नाउन फ्रेज नहीं है। नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन के साथ जो उसके जितने भी डिस्क्रिप्टिव वर्ड हैं, अगर वो पूरे को अंडरलाइन करता है यहां पर, तो ये नाउन फ्रेज कहलाया जा सकता था। लेकिन ये नाउन फ्रेज नहीं है, अकेला वर्ड है। अकेला वर्ड कभी फ्रेज नहीं हो सकता, फ्रेज मोर देन वन वर्ड्स होते हैं, तो ये नाउन फ्रेज भी नहीं है। अब हमें पता है स्टैच्यू होता क्या है। स्टैच्यू अपने आप में एक क्या है? कॉमन नाउन है, तो दिस इज अ नाउन। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दिस इज हिज पेन। यहां पर बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ध्यान रखें इस बात को। अब इसको मैं बहुत क्लियरली समझाता हूं आप लोगों को। देखिए, बात करें अगर हम इसकी, तो आप सबको पता है ये क्या है?
पेन क्या होता है? नाउन। और ये बात मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूं कि नाउन से पहले अगर कोई भी चीज रखी होगी तो उसको एडजेक्टिव कहना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब अगर ये एडजेक्टिव है तो हटा दो इन दोनों को। अब आप समझते हैं कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसे प्रोनाउन भी पढ़ाया जाता है बहुत जगह पर, लेकिन आप ध्यान रखें जब हम केसेस पढ़ते हैं प्रोनाउन के तो दो केसेस पढ़ते हैं, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक पढ़ते हैं हम पॉजेसिव प्रोनाउन। दोनों में क्या डिफरेंस होता है समझा देता हूं। पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो आई का क्या बनेगा? माय, वी का अस, सॉरी वी का आर, यू का योर, ही का हिज, हर, इट्स, वंस। ये हमारे हुए पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब इसी का जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है हमारा? माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स। इसका नहीं बनता, इसका नहीं बनता। अब दोनों का डिफरेंस क्या है समझ लो। पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब ये है पोजेशन तो शो करता है लेकिन ये एडजेक्टिव होता है, नाउन के बगैर ये नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब है इनके आगे नाउन लिखना ही पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन को डिफाइन करने के लिए आता है। तो ये डिस्क्रिप्टिव वर्ड होता है नाउन का, तो नाउन नहीं है तो इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सो इसलिए अगर इसको लिखना है तो नाउन जरूर लिखना पड़ेगा। अगर मैं ये लिख दूं, पेन को मैं यहां से गायब कर दूं और मैं बोलूं दिस इज हिज, तो आप कहोगे इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा सर, ठीक है। तो इसके आगे हमें नाउन लिखना पड़ेगा। अच्छा, इन दोनों को अगर कंबाइंड कर दें हम तो फिर ये बनता है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। इसका मतलब है पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखोगे तो नाउन लिखना पड़ेगा, अब पॉजेसिव प्रोनाउन लिखोगे तो हमें नाउन लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाती है बात इधर, तो अगर यहां पर नाउन लिखा हुआ है तो इसको तुम प्रोनाउन मान ही नहीं सकते, क्योंकि प्रोनाउन इक्वल टू नाउन होता है। भाई जहां नाउन नहीं आ सकता वहां प्रोनाउन आ जाएगा, जहां प्रोनाउन आ जाएगा वहां नाउन नहीं आ सकता। तो जब ऑलरेडी नाउन लिखा हुआ है तो इसे प्रोनाउन कैसे बोल दोगे आप? तो नाउन प्रोनाउन तो सेम ही चीज होती है, तो या तो नाउन लिख पाओगे या प्रोनाउन लिख पाओगे। तो नाउन प्रोनाउन दो चीजें तो हो नहीं सकती। इसका मतलब नाउन को डिफाइन करने एडजेक्टिव आता है, तो नाउन से पहले हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव। लेकिन इसको प्योर बोलते हैं हम क्या? पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो हमारा आंसर पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं हो सकता। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? When people found that the jewel was in records of Rahim, they gave it to him. अब देखो यहां पर जो अंडरलाइन किया उन्होंने इट को किया है। अब इट को लेकर उसने ऑप्शंस क्या दिए? एक तो प्रोनाउन, एक नॉमिनेटिव, एक नाउन और एक एडवर्ब। अब इधर को समझ लेते हैं। बच्चों को ये तो पता है कि ये प्रोनाउन होता है, लेकिन जब उनको देखते हैं नॉमिनेटिव कहां से आ गया, तो नॉमिनेटिव की उनको नॉलेज नहीं होती, तो बच्चा ये सोचता है कहीं इसका आंसर नॉमिनेटिव ही तो नहीं है। तो अगर उसे नॉमिनेटिव भी पता है तो भी समझ लो उसको क्लैरिटी आ जाएगी। अब देखो ये नाउन हो नहीं सकता। नाउन क्यों नहीं हो सकता? नाउन तो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी जगह के नाम को नाउन कहते हैं ना हम, तो ये नाउन तो हो ही नहीं सकता। ये किसी नाउन की जगह पर ही बैठा है, तो जो नाउन की जगह पर बैठता है वो प्रोनाउन होता है, नो डाउट। सो एडवर्ब भी नहीं है और नाउन भी नहीं है। हम दोनों में देख लेते हैं। नॉमिनेटिव जो होता है ना बच्चों, नॉमिनेटिव एक केस होता है, मैं बता देता हूं। जो सब्जेक्टिव केस होता है ना, सब्जेक्टिव केस का मतलब आई जैसे सब्जेक्टिव केस है, वी जैसे सब्जेक्टिव केस है, दे जैसे सब्जेक्टिव केस है, तो ये सब्जेक्टिव केस को ही हम दूसरे नाम से कहते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। अब जैसे ऑब्जेक्टिव केस होता है तो इसका दूसरा नाम होता है एक्यूजेटिव केस। तो ये केस के नाम है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो नॉमिनेटिव इसका आंसर नहीं है, दिस इज सिंपली अ प्रोनाउन। इट को हमेशा प्रोनाउन की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन इट को और भी अगर इसको क्या बनाना है, डिफिकल्ट बनाना है, तो ये क्या कर देगा? दो ऑप्शन अलग से डाल देगा, पर्सनल प्रोनाउन और इंपर्सनल प्रोनाउन। तो ऐसे भी दे सकता है। तो यहां पर अगर बच्चा फंस जाता है कि पर्सनल प्रोनाउन और इंपर्सनल में क्या डिफरेंस होता है, तो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा। चलिए नेक्स्ट है। फिर देखो आ गया ये, इट इज 11 o'clock एंड नाउ एंड ऑल ऑफ अस शुड रिटायर टू बेड। अब देखो यहां इट आ गया। अब इट हमें सबको पता है प्रोनाउन है,
तो अब देखो प्रोनाउन तो वर्ब तो ये है ही नहीं, अब इसमें भी प्रोनाउन, इसमें भी प्रोनाउन और इसमें भी प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन। अब अगर बच्चे को पता ही नहीं है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, इम्पर्सनल प्रोनाउन, तो यहां फंस जाएगा बच्चा। तीनों का डिफरेंस क्या है समझ लो। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं बच्चों जो इंडिविजुअल के लिए यूज होते हैं। इंडिविजुअल का मतलब अगर मैं अपने लिए कुछ यूज कर रहा हूं तो सिर्फ मैं अपने लिए ही यूज करूंगा और उसमें कोई और इंक्लूड नहीं होगा। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। मैंने अगर बोला मैं वन का एग्जांपल लेता हूं, वन। अब वन जो होता है ना वो पर्सनल प्रोनाउन भी होता है और वन जो होता है वो इम्पर्सनल प्रोनाउन भी होता है। बात समझ में आती है? अब आपको समझना है कैसे। वन अगर पर्सनल प्रोनाउन होगा तो मैं लिखता हूं वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट टुडे। मान लीजिए ये मैंने सेंटेंस लिख दिया, फिर मैंने लिखा वन शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। अब ये दो सेंटेंस लिखे। अब यहां पर मैंने जो वन को यूज किया है वो किसी एक लड़के के लिए किया है, ठीक है। अब वन ऑफ द बॉयज का मतलब इस वॉइस में भी ये एक बॉय की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ये क्या हुआ, पर्सनल, किसी एक व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है। इसी एक व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है इसलिए हमने इज लगाया है, तो ये हुआ क्या हमारा पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि किसी इंडिविजुअल के लिए यूज हो रहा है। लेकिन यहां पर वन किसी इंडिविजुअल के यूज नहीं हो रहा है, यहां पूरी ह्यूमन जो भी हमारी ह्यूमन प्रजाति है उसके लिए यूज कर रहे हैं हम कि वन शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। क्या मेरे लिए ये बात अप्लाई होती है? ये सबके लिए अप्लाई होती है। ऐसे ही वी होता है कभी कभी, वी आर गोइंग टू विजिट मार्केट, वी आर गोइंग टू विजिट मार्केट। तो जब मैंने वी का यूज किया तो पर्टिकुलरली मैंने कुछ लोगों के लिए यूज किया जो कि इंडिविजुअल लोग हैं। मान लो मैं हूं, मेरे दो चार दोस्त हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं, वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, तो क्या मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं? अब मैं सबकी बात कर रहा हूं, तो यहां ये पर्सनल हो गया, यहां ये इंपर्सनल हो गया। तो पर्सनल इंपर्सनल में ये प्रॉब्लम डिफरेंस होता है। अब रिलेटिव की बात करूं तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा, जैसे मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस उसका ऑब्जेक्ट लिखा। अब होता क्या रिलेटिव प्रोनाउन, अगर इस ऑब्जेक्ट को मुझे आगे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाकर काम करना है, तो हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को यहां पर एक ऐसा वर्ड कनेक्ट करेंगे जो आगे के सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों यूज हो जाए, तो उसे कहते हैं रिलेटिव। एक एग्जांपल देके समझा देता हूं, ऐसे समझ नहीं आता तो। मैंने लिखा दिस इज द बॉय डैश हेल्प्ड मी यस्टरडे। अब इस बॉय को, जो कि इस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है, इस बॉय को मुझे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाना है। अब चाहूं तो मैं यहां फुल स्टॉप लिखे के ही लिख सकता हूं, लेकिन मुझे यहां इसे सिंगल सेंटेंस में कनेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां हु लिख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द बॉय। अब इसी बॉय को मैंने इस सेंटेंस में क्या कर दिया, दोबारा बॉय ना लिख के हु करके इसे बॉय बना के मैंने आगे सेंटेंस का सब्जेक्ट बना, तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो अब तुम ध्यान से देखो, इट इज 11 o'clock नाउ एंड ऑल ऑफ अस शुड रिटायर टू बेड। अब ये जो इट किसके लिए लिख रहा है, 11 o'clock के लिए। 11 o'clock तो इंडिविजुअल चीज है ना, तो ये क्या हुआ, हमारा पर्सनल प्रोनाउन हुआ। तो दिस इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, ना तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है ना ये इम्पर्सनल प्रोनाउन है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट है द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ये बहुत सिंपल सी चीज है कि ब्यूटीफुल क्या है, फ्लावर। अब ये ब्यूटीफुल क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। क्यों? क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की। जो नाउन की विशेषता बनाते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, और एडजेक्टिव से पहले जो लगे हुए हैं वो इसकी डिग्री बढ़ा रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। तो देखो इसमें आंसर हमारा ये क्या हुआ, एडवर्ब। सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल होता है। अगर ये मेरी पूरी वीडियो आप देख लेंगे, मैंने 100 क्वेश्चंस इसमें रखे हुए हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी, लेकिन इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों।
नेक्स्ट है दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश। अब देखिए ये जो दिस होता है, ये जो दैट होता है, दीज होता है और दोज होता है, इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि ये दो तरीके से वर्क करते हैं। ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। बच्चा यहां कंफ्यूज हो जाता है कि अब इसको क्या बोलें। तो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई अगर ये एडजेक्टिव होगा तो किसी नाउन से पहले लगा होगा, उस नाउन को डिफाइन कर रहा होगा, और अगर ये प्रोनाउन होगा तो इसके आगे कोई नाउन होगा ही नहीं, क्योंकि प्रोनाउन और नाउन दोनों सेम चीज होती है, नाउन की जगह पर प्रोनाउन बैठता है। अब आ जाओ इधर, ये नाउन तो हमारे पास क्या है, बॉय है, और इसको कौन डिफाइन कर रहा है, दिस डिफाइन कर रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। अब डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड नहीं है तो एडजेक्टिव तो है, आंसर एडजेक्टिव हो गया। अच्छा ये प्रोनाउन कैसे बनेगा, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश, तो मैं इसको ऐसे लिख देता, अगर मैं ऐसे लिख दूं दिस इज माई पेन। अब देखो दिस के आगे कुछ नहीं लिखा तो ये क्या हुआ, प्रोनाउन हो गया। लेकिन इसी को मैं ऐसे लिखता, दिस पेन इज माइन, तो देखो अब ये पेन को डिफाइन कर रहा है तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो ये ध्यान रखना होता है हमें, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। अब इसको समझना है कि ये जो सेल्फ और सेल्फ के थ्रू जो वर्ड होते हैं ना, जैसे मैंने लिखा माई सेल्फ, आर सेल्व्स, हिमसेल्फ, तो जिसके साथ सेल्फ या सेल्व्स का यूज होता है, जिसके साथ सेल्फ या सेल्व्स का यूज होता है, उसके बारे में ध्यान रखें आप। जहां पर भी सेल्फ और सेल्व्स को देखें तो सबसे पहले ध्यान रखना कि वो दो तरीके से वर्क करता है, या तो उसको हम मानते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या फिर उसको मानते हैं हम एम्फेटिक प्रोनाउन। दो चीजों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। अब यहीं पर अगर वो तुम्हें क्या करता, क्वेश्चन में ऑप्शन बना के दे देता रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, तो तुम यहां पर कंफ्यूज हो जाते। अभी तो तुम्हें पता है कि ये प्रोनाउन ही है, तो आंसर तो प्रोनाउन हो जाएगा, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि पेपर में दे देगा वो आपको, ठीक है। अब क्या समझना है, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, ये हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है। कैसे, मैं समझा देता हूं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का नाम ही रिफ्लेक्सिव इसलिए पड़ा है क्योंकि वो अपने एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। भाई इसका मतलब है जब सब्जेक्ट कोई एक्शन करे और उसका एक्शन सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करे तो उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बात समझ में आ रही है, यानी कि मतलब जब सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे आप तो ही हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी यूज नहीं कर सकते आप। जैसे मैंने लिखा, जैसे यहां पर ही लिखा है आई ने क्या किया, हर्ट किया, किसको किया, अपने आप को किया। तो सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया वो किस पर किया, अपने आप पर किया, तो सब्जेक्ट ने ही अपने आप को ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, तो आई का ही हमने क्या लिख दिया, माई सेल्फ लिख दिया। तो हमेशा ध्यान रखना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। लेकिन बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन की, तो एम्फेटिक प्रोनाउन कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने आता है। अब इसी बात को अगर मैं ऐसे लिखता, आई माई सेल्फ हर्ट द डॉग। अब यहां पर ध्यान से अगर आप देखो कि आई माई सेल्फ हर्ट द डॉग, तो क्या इसने हर्ट अपने आप को किया है, डॉग को किया? तो आपको समझ में आ रहा है यहां अपने आप को हर्ट ना करके इसने डॉग को हर्ट किया है। लेकिन माई सेल्फ इसने तुरंत अपने बाद लिखकर अपने आप को एम्फेसाइज किया, मैंने खुद ही डॉग को हर्ट किया, मैंने अपने आप को ना करके डॉग को हर्ट किया, लेकिन उसने अपने आप को क्या एम्फेसाइज किया। तो जब ये एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह काम करता है तो या तो ये तुरंत सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है, नहीं तो ये ऑब्जेक्ट के लास्ट में लिखा जाता है माई सेल्फ। ये बाद में भी आ सकता है, आई हर्ट द डॉग माई सेल्फ, तो दोनों तरीके से लिखा जाता है। लेकिन अगर ये वर्ब के तुरंत बाद ना लिख के या वर्ब का ऑब्जेक्ट ना बन के ये बाद में या सब्जेक्ट से पहले आ रहा है तब होता है ये एम्फेटिक प्रोनाउन। एनीवेज ये मैंने थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बताया है, लेकिन यहां पर रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दिया नहीं है, तो प्रोनाउन तो ये है ही, तो प्रोनाउन का एक ही ऑप्शन है, तो हमारा आंसर हो गया प्रोनाउन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द आंट्स फॉट द वास्प्स। बहुत सिंपल तरीका है इसको समझने का, बहुत सिंपल तरीका है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई एक्शन दिखाई पड़े आपको, एक्शन, मान लो एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ने कोई एक्शन किया और उसका कोई ऑब्जेक्ट है, तो आप देख लो कि अगर वो एक्शन है तो वो वर्ब ही होना चाहिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम है कि वर्ब दो हैं यहां पर, एक वर्ब ये, एक वर्ब ये, एक इंट्रांसिटिव है, एक ट्रांसिटिव है। अब यहां बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। अब उसको ये तो पता लग गया कि भाई आंट्स यहां सब्जेक्ट है, उनका एक्शन क्या है, फॉट, और उन्होंने फॉट किससे किया, वास्प से किया। तो आपको ये तो पता लग गया वर्ब। अब तुम कहोगे यार ये नई चीज कहां से आ गई, ट्रांजिटिव और इंट्रांसिटिव, हमें तो इतना पता था वर्ब है ये, अब वर्ब में भी ट्रांजिटिव इंट्रांसिटिव कैसे ढूंढे, तो उसकी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से समझ लें। ठीक है, मतलब आपको हलवा नहीं देगा वो खाने के लिए, सीडीएस का पेपर है, यूपीएससी पेपर बनाती है, तो आप ये ना सोचें बहुत इजी है, वो बहुत ट्रिकी तरीके से बनाते हैं। टॉपिक बहुत इजी है लेकिन ट्रिकी इतना कर देंगे आप समझ नहीं पाओगे उसको। तो इसलिए इसकी एक एक बारीक चीज समझना आपको जरूरी है। ट्रांजिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है ये समझ लीजिए। वर्ब जो होती है ना इंग्लिश में, उसके दो ही नेचर होते हैं बच्चों, या तो वो ट्रांजिटिव हो सकती है या फिर वो इंट्रांजिटिव हो सकती है। तो आपको ये समझना है कि ट्रांजिटिव होना एक वर्ब का क्या होता है और इंट्रांजिटिव होना वर्ब का क्या होता है। वर्ब का ट्रांजिटिव होने का मतलब है कि उसका एक्शन किसी ने रिसीव किया है और जिसने रिसीव किया है वो उसका ऑब्जेक्ट है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद तुरंत उसके ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन या तो होता है, अगर होता है तो उसका कोई रिसीवर नहीं हो सकता, या तो एक्शन उसमें होता ही नहीं है। जब उसमें एक्शन होगा ही नहीं तो रिसीवर होगा ही नहीं। तो इसके आगे अगर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो वो गलत है, मतलब इसके ऑब्जेक्ट होते ही नहीं है। इंट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते जबकि ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। अब तुम कैसे पहचानोगे कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है कि नहीं? अगर किसी भी सेंटेंस को तुम सब्जेक्ट प्लस वर्ब तक खत्म कर सकते हो मीनिंगफुल, एक मीनिंग देकर, तो वो समझ लेना कि वर्ब के आगे अगर कुछ आने की जरूरत नहीं है, तब तो वो क्या है, इंट्रांजिटिव, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर वर्ब तक सेंटेंस तुम खत्म नहीं कर पा रहे हो और व्हाट का क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में अराइज हो रहा है बार बार, तो समझ लेना वो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि तुम सेंटेंस को वहां पर इनकम्प्लीट तुम्हें सेंस दे रहा है कि यार ये इनकम्प्लीट सेंस है। मान लो मैंने लिख दिया ही किल्ड और मैं सेंटेंस को यहीं खत्म करना चाहूं, तो तुम कहोगे सर उसने मार दिया। अब हमें यह पता नहीं लग रहा मारा क्या। तो अगर उसने कोई एक्शन परफॉर्म किया है तो ये ऐसा एक्शन है कि ये जरूर ट्रांसफर हुआ होगा किसी पे, क्योंकि आपने किल कर दिया किसी को। अगर किसी को किल कर दिया तो कोई ना कोई तो किल हुआ होगा। इसका मतलब है इस एक्शन के बाद हमें हमेशा उसका ऑब्जेक्ट देना ही पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर मैं ये लिखूं ही डाइड इन द एक्सीडेंट, तो अगर मैं ये जो इन द एक्सीडेंट है ये अभी हटा भी दूं तो भी ये सेंटेंस हमारा यहां कंप्लीट है। ही डाइड, वह मर गया। यहां पर एक्शन हुआ नहीं, यहां पर एक्शन हैपन हुआ, अपने आप हो गया ये काम। सो इसके आगे हमें ऑब्जेक्ट हम दे ही नहीं सकते। बाकी चीजें लिख सकते हैं प्रीपोजिशन के बाद, लेकिन ऑब्जेक्ट डायरेक्ट इसके साथ नहीं आ सकता। सो दिस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब आ जाओ इधर, द आंट्स फॉट। अब फॉट अगर मैं ये हटा दूं द आंट्स फॉट, तो तुम कहोगे सर द आंट्स फॉट व्हाट, किससे लड़ी वो? ठीक है, तो अब फॉट के बाद ये वास्प जो है, आंट ने एक्शन किया और उस एक्शन का रिसीवर कौन है, वास्प। तो ये क्या हो गए, रिसीवर हो गए। तो एक्शन के रिसीवर जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं, और जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव होती है, ना कि इंट्रांजिटिव। तो ये आंसर हो गया हमारा, ये दोनों हमारे गलत हो गए। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई कैन हार्डली बिलीव इट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर किसी बच्चे ने इतना भी पढ़ा होगा कि एलवाई लगने से क्या बनता है तो भी इसका आंसर उसको मिल जाएगा। लेकिन हमेशा एलवाई लगने से एडवर्ब नहीं होते। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि एलवाई लगने से हमेशा ही एडवर्ब होगा, लेकिन 70% एलवाई लगा हुआ वर्ड एडवर्ब ही कंसीडर किया जाता है। गॉट इट? तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। आई कैन हार्डली बिलीव इट, आई कैन हार्डली बिलीव इट। तो देखो एलवाई लगा है तो एलवाई देखने से ये साफ पता लगता है कि ये है तो एडवर्ब भी। लेकिन एक बात और समझ लेते हैं, आई कैन बिलीव इट। आई कैन बिलीव क्या है, वर्ब, और वर्ब से पहले अगर कोई चीज लगी है तो वो एडवर्ब भी हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, ध्यान रखना। आई कैन बिलीव इट, हाउ मच ही बिलीव इट, हार्डली बिलीव इट, ना के बराबर। तो ये क्या कर रहा है, ये बिलीव वर्ब को डिफाइन कर रहा है। बिलीव वर्ब को अगर डिफाइन कर रहा है ये, तो वर्ब को डिफाइन करने वाले एडवर्ब भी होते हैं। ये रहा एडवर्ब हमारा आंसर। तो बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे वो इतना टफ नहीं है अगर आप उनको ध्यान से पढ़ोगे।
टीचर आपको सही से पढ़ाएगा, चीज़ें डीपली बताएगा, तो पार्ट ऑफ स्पीच इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। तो आप इसको ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें। आज मैंने इस सीरीज का पहला वीडियो बनाया है, अभी इसके और वीडियोस आएंगे। मैंने लगभग 100 क्वेश्चंस करे हैं, तो लगभग इसकी हमारी 7 से 8 वीडियोस जाएंगी। तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच रेगुलरली दीज वीडियोस, क्योंकि इससे बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है। तो चलिए आज का ये सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन के साथ मैं फिर से मिलूंगा आपको। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।